दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के बीच विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की खाली हुए एक सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जी हां, बिहार विधान परिषद की सदस्य रहे तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में आए तनवीर अख्तर का निधन कोरोना के कारण इसी साल हो गया था। जी हां, 9 मई को उनके निधन के बाद विधान परिषद की रियासत सीट खाली हो गई थी। दोस्तों पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई है। जी हां, पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होना है। जी हां, पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जी हां, इसमें 10 जिलों के 12 प्रखंड की 159 पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। जी हां, इस दौरान 15,328 नामांकन हुए। इसमें 7,235 पुरुष और 8,093 महिलाएं उम्मीदवार हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती की नासमझी के कारण 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी दौरे के दूसरे दिन विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था, यानी कि वोट कटुआ कहा गया था। ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुल्तानपुर जिले के ओदरा गांव में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कहा जाता है कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काटेगा। उन्होंने सवाल किया है कि सुल्तानपुर में आप सबने अखिलेश यादव को झोली भर भर करके वोट दिया, तो फिर सूर्या कैसे जीते बीजेपी से? 2019 में लोकसभा के चुनाव में सुल्तानपुर से भाजपा कैसे जीती? तब ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे? वे क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी है? वोट काटे जाने को लेकर ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि 2 बार भाजपा मुसलमानों के वोटों से नहीं जीती है। इस आरोप का विरोध करते हुए कि यूपी में चुनाव लड़कर ओवैसी भाजपा के प्रतिद्वंदियों के वोट खराब करेंगे। जी हां, ओवैसी ने सवाल पूछा है कि जब आप सभी ने यानी कि मुसलमानों ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया तो फिर पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से एक भाजपा उम्मीदवार कैसे जीता? दोस्तों क्या बिहार में शराबबंदी लागू है? आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपका जवाब को गलत साबित कर देगा। जी हां, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन ये शराबबंदी कितनी कारगर है ये बात पूरा बिहार जानता है। आए दिन किसी न किसी की या तो शराब पीते वीडियो वायरल होता है या फिर शराब के नशे में बार बालाओं के साथ ठुमका लगाते हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां शाम ढलते ही अस्पताल मय खाना बन जाता है और अस्पताल के कर्मचारी इस मय खाने के ग्राहक हैं। दरअसल त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के क्वार्टर के एक कमरे में चल रही शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के अकाउंटेंट सुभाष सिंह, पवन सिंह आदि अपने साथियों के साथ शराब पीते दिख रहे हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। जब वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में अस्पताल के कर्मचारी एक कमरे में शराब पीते हुए दिख रहे हैं। आपको हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है। आप तस्वीर देखिए। जानकारों का कहना है कि वीडियो अनुमंडलीय अस्पताल के सामने में स्थित एक दवा दुकान का है, वहीं दूसरा वीडियो अकाउंटेंट के क्वार्टर का है। वायरल वीडियो में अन्य लोग भी शामिल है, लेकिन उनकी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य प्रबंधन की आवाज भी आ रही है, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो की असली सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। दोस्तों पूर्णिया में मनरेगा के तहत तैयार 200 पोखरों एवं तालाबों की जिम्मेदारी अब जीविका दीदी संभालेंगी। जहां ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति के तहत इन पोखरों एवं तालाबों को जीविका दीदी के समूह को फ्री में दिया जाएगा और इससे आर्थिक उपार्जन से लेकर इसके देखरेख की जिम्मेदारी जीविका समूह के दीदी की होगी। इसके तहत पूर्णिया में पहले चरण में 12 पोखरों को सौंपने का प्रस्ताव जीविका द्वारा जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इसके
इसके अलावा जिले के 2 प्रखंड में बने 2 मनरेगा पार्क की देखरेख भी जीविका दीदी द्वारा ही की जाएगी। मनरेगा पार्क पूर्णिया जिले के 2 प्रखंडों यानी कि बनमुखी और बिकोठी प्रखंड में तैयार है तथा श्रीनगर एवं लालगढ़ में मनरेगा पार्क निर्माण का कार्य चल रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज की रैली में बड़ा दावा कर दिया है। जी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, यानी कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। जी जदयू और बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि आगामी उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तेजस्वी यादव ने सभा में दावा करते हुए कहा है कि 2-4 सीट अगर उनका घट गया तो फिर सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 जगह पर उपचुनाव होने जा रहा है और हम लोग दोनों सीट जीत रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बलबूते यहां सरकार नहीं है, ये लोग भी 2-2 दलों पर निर्भर है। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है वह डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। उन्होंने आगे कहा है कि देश में कहीं भी चली जाइए लोग बिहार चुनाव के बारे में कहेंगे कि बेईमानी किया है। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार में 15 सीटों पर हमें हराया गया। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज की जनसभा में कहा है कि बिहार में अफसरशाही का शासन है। अफसर विधायक और जनप्रतिनिधि का तो छोड़िए, मंत्री का नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि गोपालगंज में लोगों को न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पर 3 मंत्री हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की उस मस्जिद के बारे में जिसमें किसानों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जी हां, किसानों के लिए मस्जिद की दरवाजे खोल दिए गए। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सबसे चर्चित मीनाक्षी चौक से दिल्ली जाने वाली मार्ग पर जीटी रोड के किनारे स्थित मस्जिद तकियावाली की देखरेख 45 साल के मोहम्मद हसन करते हैं। जी मोहम्मद हसन की आजकल खूब सराहना हो रही है। इसकी वजह यह है कि उनकी ही मस्जिद ने 4 सितंबर की रात सड़क पर भटक रहे किसानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, जिसके बाद सैकड़ों किसानों ने न केवल मस्जिद में आराम किया, रात गुजारा, बल्कि यहां उन्हें खाना भी खिलाया गया। इन किसानों के साथ कुछ महिलाएं भी थी। मोहम्मद हसन बताते हैं कि यह देर रात लगभग 1 बजे की घटना है, जब मस्जिद के बाहर कुछ किसान सड़क पर नीचे ही बैठ गए थे। इसमें सिख समाज के लोग थे जिनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। मैं समझ गया कि ये किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए आए हैं। शहर में बहुत भीड़ है और महिलाओं की वजह से इन्हें ज्यादा परेशानी है। हसन आगे कहते हैं कि मैंने इसके लिए मस्जिद कमेटी के लोगों से भी बात की है और फैजान अंसारी, अमीर आजम और दिलशाद पहलवान ने मुझे इन्हें यहां पर रहने देने का मशवरा दिया। इसके तुरंत बाद मस्जिद कमेटी की ये साथी मस्जिद में आ गए और किसानों से अनुरोध करके मस्जिद के अंदर बुला लिया गया। उस समय यह 50 से 60 किसान थे, जिनमें लगभग 7 महिलाएं थी। रात में 2 बजे मस्जिद पूरी तरीके से खोल दी गई, जिसके बाद सैकड़ों किसान यहां आराम करने के लिए आ गए। मस्जिद के प्रबंधक फैजान अंसारी बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुमान से बहुत अधिक भीड़ आ गई थी। 5 सितंबर को किसानों की भीड़ को तो दुनिया ने देखा, मगर इससे भी विकट स्थिति एक दिन पहले पैदा हो गई थी। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से 1 लाख से भी ज्यादा किसान 4 सितंबर की रात में ही यहां पर आ गए थे, जिसका आयोजकों को भी अनुमान नहीं था, क्योंकि अनुमान के मुताबिक 50,000 किसानों की तैयारी की गई थी। फैजान अंसारी कहते हैं कि अब ये हमारे मेहमान थे तो हमने अपनी तरफ से ये प्रयास किया। हमने देखा कि अक्सर गुरुद्वारे भी हमारे लिए ऐसा करते हैं, आज उनके लिए हमने ये किया। फैजान बताते हैं कि इनमें कुछ हरियाणा के हिंदू जाट किसान भी थे। उनमें से कुछ ने तो भगवा रंग का गमछा भी पहना हुआ था। इनमें एक किसान ने कहा कि आज उसकी मुसलमानों के प्रति सोच पूरी तरीके से बदल गई है। इतना ही नहीं, स्थानीय नागरिक दिलशाद पहलवान ने इन किसानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की और उन्हें मुजफ्फरनगर की मशहूर तहरी खिलाई गई। ये मिर्च के चावल होते हैं। जब दिलशाद बताते हैं कि वे देख रहे थे कि आजान के वक्त हरियाणा और पंजाब के ये किसान तुरंत खड़े हो जाते थे और आजान के बाद बैठ जाते थे। ये उनका सम्मान था। साथ ही उन्होंने ये भी ख्याल रखा कि उनके सिर ही काबे की तरफ रहे। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने हरियाणा के करनाल में अपना धरना जारी रखा है। जी हां, एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई और फिर मामले की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत की, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले पर कहा है कि मोदी और शाह ने गलत जगह पंगा ले लिया है, हम उन्हें सबक सिखा देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपोर्टर के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने गलत जगह हाथ
हाथ डाल दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि सरकार ने यहाँ का भूगोल नहीं पढ़ा, इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पढ़ा, अगर यहाँ की जनता खड़ी हो गई तो फिर सरकारों को मुंह की खानी पड़ेगी। जहां उन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो गलत कानून बनाए गए हैं वे इनको वापस लेना ही पड़ेगा। जहां उन्होंने कहा है कि किसान इन्हें छोड़ेंगे नहीं। राकेश टिकैत ने अपनी पिछली पीढ़ियों का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे बाप दादा, हमारी पिछले 10 पीढ़ियां यही काम करती आई है, हमने यहाँ पर कोई बिल्डिंग और फार्म नहीं बनाए हैं, हमने तो हमेशा से ही आंदोलन किया है और जीतते हुए उसे छोड़ते चले गए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले इनका इतिहास पढ़ लेना था, उसके बाद एग्रीकल्चर पर हाथ डालना था। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। जी हां, अब तो तालिबान ने यहां सरकार भी बना ली है। प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्रियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। जी हां, अब तालिबान ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक का गवर्नर घोषित कर दिया है। जी हां, इदरिस के गवर्नर बनने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वे एक टेबल पर बैठे हैं। उनकी टेबल पर एक लैपटॉप पड़ा है और उसके साथ ही एक मशीन गन भी रखी गई है, जो काफी कुछ बयां कर रही है। जी, बंदूक के साथ बैंक की कमान संभाल रहे इदरिस को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। वैसे तो आप तस्वीर से काफी कुछ समझ गए होंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, देश में जाति आधारित जनगणना की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। जी, मंडल आंदोलन से निकले तमाम राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मुखर हैं और अब मुसलमान भी उनके सुर में सुर मिलाने लगा है। मुसलमानों के ऑल इंडिया पसमानंदा मुस्लिम महासंगठन जाति आधारित जनगणना में हिंदुओं की ओबीसी जातियों की तरह मुस्लिमों में पिछड़ी जातियों की भी गिनती कराने की मांग कर रहा है। जी, मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाले एक गैर राजनीतिक संगठन ऑल इंडिया पसमानंदा मुस्लिम ने बिहार सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुस्लिम समुदाय को ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किए जाने का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना में मुसलमानों को भी शामिल करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि जनगणना में धार्मिक आधार पर मुसलमानों की गिनती की जाती है, लेकिन मुसलमानों में शामिल जातियों की गणना नहीं होती है। साल 2021 में होने वाले जनगणना के साथ जातियों के गिने जाने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में पसमानंदा मुस्लिम महाज अध्यक्ष पूर्व सांसद अली अनवर मुसलमानों की जातियों की जनगणना की मांग को तेज करने के लिए दिल्ली में गुरुवार को बैठक कर रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति की ट्रेन लेट होने की वजह से फ्लाइट छूट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को रुपया 35,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा है कि यदि रेलवे अपनी ट्रेन की देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती और ये साबित नहीं करते हैं कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारण की वजह से हुई है, तो उसे ट्रेन के देरी से पहुंचने के लिए मुआवजा का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ट्रेन के देरी से आने के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे को शिकायतकर्ता यात्रियों को 35,000 रुपये मुआवजा का भुगतान करने के लिए कहा था। दोस्तों, व्हाट्सएप में 6 नए धमाकेदार फीचर्स आने वाले हैं। किसी दोस्त से बात करनी हो तो व्हाट्सएप, दूसरे शहर में बैठी मां का चेहरा देखना हो तो फिर व्हाट्सएप, ऑफिस का काम करना हो तो व्हाट्सएप। आज के दौर में हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन तमाम ऐप्स में से हम सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं है। व्हाट्सएप भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली और लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। फेसबुक व्हाट्सएप की मालिक कंपनी ऐप के कुछ समय से काफी सारे बदलाव कर रही है। तो आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। जब पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप समय समय पर नए अपडेट जारी कर रहा है, जिससे ऐप पर यूजर्स को काफी सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जो अपने अपडेट्स के जरिए व्हाट्सएप यूजर्स को एक सरल और आरामदायक अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं। इन अपडेट्स और बदलाव की बात करें तो डिसअपीयरिंग फीचर, वीडियो कॉल्स में खुद को अपने आप ऐड कर पाना और मैसेज रिएक्शन जैसे कई बदलाव ऐप पर देखने को मिलेगा। यह खबर की माने तो व्हाट्सएप अपने चैट्स बबल की डिजाइन को बदल रहा है। अब व्हाट्सएप पर चैट बबल और बड़े आकारों में गोल और रंग में हरे होंगे। साथ ही इसमें लाइट और डार्क मोड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वॉइस मैसेज में किए जा रहे बदलाव का व्हाट्सएप के यूजर्स को काफी समय से इंतजार था। एक नए इंटरफेस की वजह से यूजर अब वॉइस मैसेज भेजने से पहले सुन पाएंगे और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप भेज भी सकते हैं।
डिलीट करने से पहले भेज सकते हैं। नए अपडेट्स में व्हाट्सएप पर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इन्फो बटन अब कॉन्टैक्ट्स के नाम के बगल में शिफ्ट हो जाएगा और प्रोफाइल फोटो अब एक स्क्वायर बॉक्स में नहीं दिखेगी। जहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह अब यूजर्स व्हाट्सएप पर भी मैसेज को लॉग इन प्रेस करके उन पर इमोजी भी रिएक्ट कर सकेंगे। जहाँ इमोजी की लिस्ट मैसेज के बिल्कुल नीचे दिखाई देगी। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा नियम बदल गए हैं। अगर आप पहले आधार कार्ड डाउनलोड करते थे तो मोबाइल नंबर होना जरूरी होता था आपके पास, लेकिन अब मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो चलिए पूरी बात विस्तार से जानते हैं। तो आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो हर भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए। जी हाँ, आधार कार्ड बैंक खाता खुलवाने, वाहन पंजीकरण कराने से लेकर होम लोन के लिए भी जरूरी होता है। यही कारण है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आधार कार्ड का एक्सेस होना जरूरी है। आपको बता दें कि अब आपके पास आधार डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन फोन नंबर होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने हाल ही में नए बदलाव किए हैं। जी हाँ, इसके बाद अब आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक IPS अधिकारी की सैलरी कितनी होती है? जहाँ अगर नहीं मालूम है तो फिर चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। जब देश में हर साल लाखों छात्र UPSC परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ हजार छात्रों को ही सफलता मिलती है। जब UPSC पास करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के अधिकारियों का चयन होता है, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए होती है। जहाँ अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि एक IPS अफसर की सैलरी कितनी होती है और उन्हें अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलती है। IPS के तहत चयनित अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। उन्हें SP से लेकर DIG, IG, DGP के रूप में प्रमोशन मिलता है। देश के कानून को सही तरीके से लागू करने का काम IPS अधिकारी ही करते हैं। इसके लिए IPS अधिकारी को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। स्कूप की रिपोर्ट्स के अनुसार एक IPS अधिकारी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 56,100 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा IPS अधिकारियों को महंगाई भत्ता समेत कई अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई अधिकारी DGP के पद पर पहुंचता है तो फिर उसको करीब 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। जी हाँ, DGP के पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। पुलिस फोर्स DSP पद पर एक IPS अधिकारी को 56,100 रुपये सैलरी मिलती है। ASP को 67,700 रुपये सैलरी मिलती है। SP के पद पर पहुंचने के बाद IPS अधिकारी को 78,800 रुपये सैलरी मिलती है। SSP की सैलरी 1,18,500 रुपये होती है। DIGP के पोस्ट पर पहुंचने के बाद एक IPS अधिकारी को 1,31,100 रुपये मासिक सैलरी मिलती है। IGP के पद पर जाने के बाद IPS अधिकारी की सैलरी 1,44,200 रुपये हो जाती है। ADGP की सैलरी 2,05,400 रुपये होती है। DGP के पद पर यानी कि सबसे हाईएस्ट पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और मासिक वेतन 2,25,000 रुपये होता है। जी हाँ, अब आपको पता चल गया होगा कि एक SP से लेकर के DGP के पद पर तैनात अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, बिहार में वायरल बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जो वायरल बुखार के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब बिहार सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। जहां बिहार के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। जब स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेने और फिर उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान भेजा गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के मुताबिक बच्चों के वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया से संबंधित कई मामले अस्पताल में आए हैं। इसको लेकर सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। जब पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गोपालगंज, सीवान, वैशाली और अन्य जिलों में भी बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि बच्चे निमोनिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। जहां श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में भर्ती 30 बच्चे में निमोनिया के लक्षण हैं। सभी बच्चे सामान्य इलाज से ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा 75 बच्चे मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती है। ये बच्चे अलग अलग बीमारियों की शिकायत लेकर अस्पताल आए हैं। इनमें से कुछ बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जब PMCH में भर्ती 122 बच्चों में से 13 को ही निमोनिया है। जब बाकी बच्चे पेट दर्द, TB, डिहाइड्रेशन, हेपेटाइटिस, हार्ट और किडनी की समस्या से पीड़ित हैं।
दोस्तों बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, और यह खुशखबरी क्या है तो चलिए बात करते हैं। तो बिहार में अकुल खनिज का भंडार मिला है। जी हाँ, केंद्र ने बुधवार को 4 ब्लॉक बिहार को आवंटित किया है। आवंटन दिल्ली में खान मंत्रालय में ऑफ लॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन की बैठक में की गई है। यह बैठक में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम एवं प्रधान सचिव हरजोत कौर मौजूद थी। जो ब्लॉक आवंटित हुए हैं ये सभी औरंगाबाद, सासाराम और गया में अवस्थित है। यह गया जिला में पोटास एवं सासाराम में क्रोमियम निकेल का भंडार मिला है। दोस्तों बिहार में एक और घुसखोर अधिकारी पकड़ा गया है। यह बिहार के समस्तीपुर जिले में बुधवार को निगरानी विभाग की टीम ने विद्युत विभाग के कनीय अभियंता यानी कि जय राजू रजक को 12,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई निगरानी विभाग के अधिकारियों ने नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल चौक में स्थित विद्युत विभाग के कार्यपालक में किया है। दोस्तों सीपीआई की नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा बन चुके बिहार के कन्हैया कुमार के सियासी भविष्य को लेकर अटकलबाजी तेज है। यह सूत्र बताते हैं कि उन्हें कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। नजरें अगले विधानसभा चुनाव पर है। बताया जाता है कि बीते कुछ दिनों के दौरान उनकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनके जेडीयू में शामिल होने की अटकलें भी लगी थी। जी हाँ, कन्हैया के खिलाफ सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। जी हाँ, इसके बाद उनके सीपीआई में असंतुष्ट होने की चर्चा तेज हो गई। जी हाँ, बाद में उन्होंने पार्टी मुख्यालय में अपना कार्यालय भी खाली कर दिया। दरअसल कन्हैया कुमार की बीते लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से हार के बाद से ही पार्टी में उनको लेकर सवाल उठ रहे थे। जी हाँ, कांग्रेस कन्हैया कुमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा देख रही है। बताया जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस में शामिल करने की जिम्मेदारी जौनपुर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को दी गई है। यह सूत्र बताते हैं कि कन्हैया और नदीम जावेद के बीच इसको लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि इस संबंध में दोनों नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। बिहार कांग्रेस ने भी इसकी जानकारी से इनकार किया है। यह सूत्रों की माने तो कन्हैया हाल के दिनों में राहुल गांधी से 2 बार मिल चुके हैं। दोनों की बातचीत में प्रशांत किशोर करीब बने हैं। यह बताया जा रहा है कि यह बातचीत अंतिम दौर में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। वह अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में पार्टी के खेवनहार की भूमिका में नजर आ सकते हैं। यह बिहार में कांग्रेस को कन्हैया जैसे सशक्त चेहरे की जरूरत भी है। यह बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, किशनगंज सीट। जब विधानसभा चुनाव की बात करें तो फरवरी 2005 के चुनाव में कांग्रेस को महज 10 सीटें मिली थी, जो अक्टूबर 2005 में 9 तो 2010 में केवल 4 सीट पर सिमट गई। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन का घटक रहते हुए 27 सीटें हासिल की। पर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन में रहने के बावजूद भी कांग्रेस फिर 19 सीटों पर सिमट गई है। जब बिहार में अपने बूते राज कर चुकी कांग्रेस के पुराने दिनों को याद करे तो ये आंकड़े निराशाजनक है। जहां ऐसे में कांग्रेस बिहार में कन्हैया को अपने पाले में करने की कोशिश में है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बेशक मुस्लिमों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। साथ ही रामदास अठावले ने यह भी कहा है कि मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व उनके धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक होने के नाते दिया जाना चाहिए। रामदास अठावले ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। रामदास अठावले ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीतिक दलों के द्वारा मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रतिनिधित्व धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के नाते दिया जाना चाहिए। दोस्तों यूपी की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह सूत्रों के मुताबिक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इस बार बीएसपी टिकट नहीं देगी। जहां चुनाव से पहले बीएसपी बाहुबली मुख्तार से अपने रिश्ते भी खत्म कर सकती है। जहां अगले कुछ दिनों में मुख्तार को बीएसपी से निकाला जा सकता है। जब बीएसपी सूत्रों के मुताबिक माफिया छवि और आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से पार्टी दूरी बनाने की तैयारी में है। बीएसपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मुख्तार को एक बार फिर से पार्टी का टिकट दिए जाने को बीजेपी मुद्दा बना सकती है, इसीलिए पार्टी पहले ही मुख्तार से पीछा छुड़ाने की तैयारी में है। टिकट कटने की आशंका को देखते हुए मुख्तार ने पिछले दिनों अपने बड़े भाई सिबतुल्लाह को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। जब मुख्तार के एक भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर सांसद हैं, लेकिन तकनीकी वजहों से फिलहाल अफजाल को बीएसपी बाहर नहीं करेगी। यह तीसरा मौका होगा जब बीएसपी मुख्तार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी।
दोस्तों, बिहार के सरकारी शिक्षक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, शिक्षकों को सिर्फ वेतन से मतलब होता है, पढ़ाई से नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कई दफे कह चुके हैं कि वेतन की चिंता छोड़कर छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान दे, आपके वेतन की चिंता हम करेंगे। लेकिन शिक्षक आज की तारीख में छात्रों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जी हां, इसका प्रमाण पटना के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिल गया। जी हां, 7 सितंबर को जब पटना के उच्च माध्यमिक विद्यालय पैनाल का निरीक्षण किया गया तो पूरी पोल खुल गई। जिस विद्यालय में 21 शिक्षक और कर्मी हो, उसमें केवल 2 शिक्षक और 2 कर्मी ही विद्यालय में मौजूद थे। दरअसल पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने उच्च माध्यमिक विद्यालय पैनाल का निरीक्षण किया तो स्थिति की पूरी पोल खुल गई। शिक्षकों की बात कौन करे, ना तो प्रधानाध्यापक थे और ना ही अन्य शिक्षक। सिर्फ 2 शिक्षक विद्यालय में मौजूद थे। जी हाँ, स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद नजमुल हसन चालान कार्य के लिए एक अन्य शिक्षक जितेंद्र कुमार यादव के साथ बैंक गए हुए थे। जी हाँ, अब भला बताइए कि चालान के लिए प्राचार्य और शिक्षक की जाने की क्या जरूरत है, जबकि विद्यालय में लिपिक तो है ही। जी हाँ, आपको बता दूं कि स्कूल के प्रधानाध्यापक पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। विकास निधि की राशि में गड़बड़ी, उपस्कर और प्रयोगशाला के लिए सरकार की तरफ से भेजी गई राशि का बंटर बांट करने, छात्रों से फार्म के नाम पर अधिक पैसे लेने, स्कूल परिसर में लगे पेड़ों की कटाई कराने समेत कई अन्य आरोप लगे हैं। इस मामले में जांच भी की गई है और सो कॉज पूछा गया। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां छोटी पार्टियां भी अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी की सत्ता पर काबिज होने की रास्ते तलाश रही है। जहां सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। जहां योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर बीजेपी पर अब कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की अर्थी निकालूंगा और उसके पीछे राम नाम सत्य है का नारा भी लगेगा। जहां ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के शासनकाल की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर था। जी हां, उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालूंगा और पीछे राम नाम सत्य का नारा लगेगा, क्योंकि उन्होंने समाज को धोखा दिया है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि इनको हम गंगा जी और शमशान घाट पहुंचाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की तारीफ में कहा है कि आज मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने किया वह किसी ने नहीं किया है। जी हां, बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 7 साल से मोदी सरकार है और वे कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति बेचने में लगी हुई है। जी हां, इसके साथ ही कई जातियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि ये कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको लोगों ने चुना ही नहीं है। दोस्तों, आप सबने तो सुना होगा कि प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, इतने पैसे लिए जा रहे हैं कि मरीजों के घर बिकवा दे रहे हैं। मामला क्या है, चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। जो दिल्ली की मैक्स अस्पताल ने एक कोरोना के परिवार वालों को 1.5 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया है। जी हां, राजधानी दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, दिल्ली के साकेत में स्थित मैक्स हॉस्पिटल द्वारा कोरोना के मरीज को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल पकड़वाए जाने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश में प्राइवेट अस्पतालों पर रेगुलेशन की मांग कर रही है। पीड़ित कोरोना मरीज को 28 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट किया। जब मरीज को 6 सितंबर को डिस्चार्ज करते हुए अस्पताल ने 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिल पकड़ा दिया, जिसके बाद मरीज के परिजन मालवीय नगर से विधायक आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती के पास गए, जिसके बाद सोमनाथ भारती ने अस्पताल से बातचीत की। यह सोमनाथ भारती ने कहा है कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। 1 करोड़ 60 लाख का बिल है। एक कोरोना मरीज से इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। किसी से भी आप इतना पैसा मांगोगे तो वे डिस्टर्ब हो ही जाएगा। मैंने अस्पताल से कहा है कि आपने शरीर में ऐसा क्या लगाया है कि बिल 1 करोड़ 60 लाख रुपए आ गया है। जब मैंने उनसे डिस्काउंट देने के लिए कहा। जब सोमनाथ भारती ने आगे कहा है कि अस्पताल का रिस्पांस बहुत ही हार्टलेस था। जब हॉस्पिटल ने कहा है कि जान बचा ली है, क्या ये बड़ी बात नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जान नहीं बच पाई, क्या आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यह एक लौता व्यक्ति है जो कि मैक्स हॉस्पिटल में ECMO के यूज के बाद बच पाया है। इसके लिए मैक्स वाले क्रेडिट चाहते हैं, तो अगर इनका क्रेडिट आप ले रहे हैं तो फिर जो लोग मर गए उनका क्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब आपका परिजन अस्पताल में हो, अस्पताल कितने ही पैसे मांगो इंसान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे इमोशनल मोमेंट में अस्पताल द्वारा इस तरह का बिल चार्ज करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत निंदनीय है।
दोस्तों सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है, जहां सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और सभी पक्ष शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जब प्रिंस फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार सही दिशा में काम करेगी और लोगों को हिंसा जातिवाद से मुक्त दिलाएगी। जहां उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अब अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की उम्मीद करता है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार प्रिंस फैसल ने कहा है कि उनका मुल्क अफगान जनता की मदद करना जारी रखेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह बात दोहराई है कि इस मुश्किल वक्त में वो अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़े हैं। प्रिंस फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब अफगानिस्तान को संकट से निकालने में हर संभव मदद करेगा। प्रिंस फैसल ने यह बयान अफगानिस्तान पर आयोजित एक वर्चुअल बैठक में कही है, जहां तालिबान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। इस सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री और अब्दुल गनी बरदार को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।